नमस्कार दोस्तों। और लॉकडाउन के इस समय का निश्चित रूप से हम सभी लोग बहुत अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे जैसे भारतवर्ष जैसे बड़े देश के लिए, जहां पर 130 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है, अगर कोविड-19 जैसी महामारी से हम सभी को बचना है तो सरकार के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का आप अक्षरशः पालन करें। अपने अंदर एक आत्म संयम लाएं, अपने आप को अनुशासित करें, क्योंकि बिना अनुशासन के हम इस महामारी से निजात नहीं पा सकते। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, बच्चों की पढ़ाई चौपट हो चुकी है, छोटे मोटे जो भी हमारे रोजगार थे वो बर्बाद हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। ऐसे में हम सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अपने आस पड़ोस में अगर ऐसे लोग हों जिन्हें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मानवता के नाते ईश्वर ने हम सभी को मानव बनाया है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक मानव जाति का निर्माण है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को अपना कर्तव्य अच्छी तरीके से निभाना होगा और पूरे भारत के लोग इसका बहुत अच्छी तरह से पालन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं, निश्चित रूप से आप भी तैयारी करते होंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है ट्रिक्स पर फोकस करते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स पे फोकस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये ट्रिक्स होते हैं ये हर जगह अप्लाई नहीं हो सकते, और जितने भी सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सभी 30 के 30 प्रश्न ट्रिक्स के माध्यम से हल नहीं कर सकते। ट्रिक्स के द्वारा हम केवल कुछ चुनिंदा सवालों को ही हल कर सकते हैं। इसलिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करें। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट अगर कोई ये कहता है कि हम केवल ट्रिक्स के बदौलत आपको परीक्षाओं को पास करा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको गुमराह किया जा रहा है। आप अपने बेसिक्स को क्लियर करें और उसके साथ साथ ऐसे सभी प्रश्नों को हल करें, चाहे वो ट्रिक्स से लग पाते हो, चाहे वो सेंट्रल मेथड से लग पाते हो, तभी जाकर के आपकी तैयारी अच्छी होगी। और एक अच्छा जो सफल प्रतियोगी होता है वो निश्चित रूप से इन सभी बातों का ध्यान रखता है। तो आइए, हम लोग संख्या पद्धति के चौथे चरण में हैं और ये हमारा चौथा वीडियो है और आखिरी वीडियो है। मुझे लगता है कि इसके द्वारा हम संख्या पद्धति के लगभग अधिकांश सवालों को हम कवर कर पा रहे होंगे। तो आइए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो साथियों देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है। किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। दो शब्द याद रखना है, अपवर्त्य होता है और एक शब्द होता है अपवर्तक, या जिसको गुणनखंड कहते हैं। दोनों में अंतर होता है। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज और अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक अंक दिया गया है 24। तो मैं अगर पूछता हूँ कि 24 जो है किन किन संख्याओं से विभाजित होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा? ठीक, निश्चित रूप से 24 जो है ये 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा, 24 आपका 8 से विभाजित हो जाएगा, 24 आपका 12 से विभाजित हो जाएगा और 24 किससे विभाजित हो जाएगा? 24 से। एक बात याद रखना है कि जब हम इन गुणनखंडों को लिखते हैं तो जब संख्या का आधा आ जाता है तो उसके बाद अगला गुणनखंड वो संख्या स्वयं होती है। यानी कि 24 का आधा कितना है? 12 है। तो याद रखना है कि 12 के बाद इसका अगला गुणनखंड स्वयं क्या होगा? 24 होगा। तो अब हम गिन सकते हैं, अगर हम चाहें तो इनको गिन सकते हैं कि इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 8। लेकिन कभी कभी जब कोई बड़ी संख्या हमारे सामने दी गई होती है तो उस समय हमारे समक्ष कठिनाई हो सकता है, और अगर गलती से भी कोई गुणनखंड हम भूल गए तो गुणनखंडों की संख्या सही हम नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखिएगा हमें किस तरीके से गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। इसके लिए हम सभी को अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है
कि हम संख्याओं को विभाजित करेंगे या संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, लेकिन उसमें केवल अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे। अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल मतलब कि सबसे पहले हम उसको अगर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो हम किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कटेगा तो हम सीधे उसको हम किससे काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 से नहीं कटेगा तो 13 से काटेंगे, एंड सो ऑन। यानी कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया में हम सबसे पहले संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, फिर उनको गुणज के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात हमारा जो है फॉर्मूला निकल के आएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या कैपिटल X है और हमने इसका गुणनखंड किया और इसके गुणनखंड में 3 अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में पद अगर हमको मिलते हैं, जैसे मान लीजिए x पे घात a गुणे y पे घात b गुणे z पे घात c, यानी हमने x का गुणनखंड किया और इसका मान 3 संख्याओं के घात के गुणनफलों के रूप में प्राप्त होता है, जैसे कि x पे घात a, y पे घात b और z पे घात c। तो इसमें जो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, याद रखना बच्चों, ऐसे सवालों में गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, ये जो घात आएगा इन सभी घातों में 1 जोड़ेंगे और सबका गुणा कर देंगे। जैसे कि इसका घात कितना है, a है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a + 1, इसका घात कितना है, b है, तो b + 1, और इसका घात कितना है, c है, तो ये क्या हो जाएगा, c + 1। यानी इसके सभी गुणनखंडों की संख्या आपकी हो जाएगी a + 1 गुणे b + 1 गुणे c + 1। अब आइए उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 24 की, तो सबसे पहले आप 24 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। देखिएगा 2 से 12 बार में कटेगा, फिर 2 से 6 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 3 एकम 3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 3, क्योंकि 2 का 3 बार गुणा है, और 3 पे घात 1। तो अगर मैंने फॉर्मूला जो बताया उस फॉर्मूले के द्वारा अगर इसका मान निकालना है गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करना है, फॉर्मूले में क्या करते हैं, मैंने क्या आपको बताया, मैंने आपको बताया कि जो घात होगा उसमें आपको 1 जोड़ना है और उसमें 1 जोड़ करके आपस में उन सबका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 2 का घात कितना है, 3 है, तो ये आपका हो गया 3 + 1। यहाँ पे 3 का घात कितना है, 1 है, तो ये आपका हो गया 1 + 1 = 3 में 1 जोड़ें कितना होगा, 4, 1 में 1 जोड़ें कितना होगा, 2, और 4 दूना कितना हो गया, 8। अब आप ये देख लीजिए कि क्या गुणनखंडों की संख्या उतनी आई हुई है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरीके से हम इसके गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं और एक और उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लिया हमने एक उदाहरण ले लिया 36। अब यहाँ पे 36 का अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिएगा 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे सबसे पहले, तो 2 आपका 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से 9 बार में कटेगा, फिर 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। तो अभी कितना आ गया भाई, अभी आपका यह आ गया 2 पे घात 2 गुणे 3 पे घात 2। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिएगा इसके गुणनखंडों की संख्या बराबर, गुणनखंडों की संख्या 2 का घात 2 है तो हमने लिख दिया 2 + 1, 3 का घात 2 है तो हमने क्या लिख दिया, 2 + 1, यानी 2 + 1 कितना हो गया, 3, 2 + 1 कितना हो गया, 3, और 3 गुणे 3 करें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि क्या 36 के वास्तव में 9 गुणनखंड है कि नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो याद रखना है, सबसे पहले 36 आपका 1 से कट जाएगा, आपका 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, फिर आपका ये कटेगा, 9 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा, फिर आपका ये कटेगा, 18 से कटेगा, फिर आपका 36 से कटेगा। तो आप देख लीजिए गिन करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इस तरीके से इसके कुल कितने गुणनखंड हो गए, आपके 9 गुणनखंड हो गए। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या के सम और विषम गुणनखंडों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। मतलब सम का मतलब 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं, यानी किसी भी संख्या की कुल कितनी सम गुणनखंड होंगी और किसी भी संख्या की कुल कितनी विषम गुणनखंड होंगी। कभी कभी परीक्षाओं में ये सवाल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे हमने ले लिया 280,
हमको ये ज्ञात करना है कि 280 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। साथ ही साथ हम ये भी ज्ञात करेंगे कि 280 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे और कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। तो चलिए तरीका देखिए ध्यान से। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 280 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले किससे काटना है आपको, 2 से काटना है। 2 के बाद किससे काटेंगे आप, 3 से काटेंगे। 3 के बाद किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 के बाद किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे अगर कटता है तो। चलिए काटते हैं। ये आपका हो गया 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 35 70। अभी 2 से नहीं कटेगा, अभी 3 से भी नहीं कटेगा, तो किससे काटेंगे, 5 से। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो आप 280 का गुणनखंड आप देख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 1 गुणे 7 पे घात 1, ठीक है ना। तो अगर आपको सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो तरीका क्या है, इसके सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया मैंने आपको कि इसमें क्या करते हैं, जो घात होगा उन सभी घातों में 1 जोड़ेंगे और सभी का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना होगा भाई, 3 + 1 1 + 1 1 + 1 3 + 1 1 + 1 1 + 1, यानी कि आपका होगा 4 × 2 × 2 4 2 जा 8 2 जा 16, 4 दूनी 8 दूनी 16। यानी इस तरीके से हमने ये जाना कि 280 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 16 गुणनखंड होंगे। अच्छा अब देखिएगा, हमें ये निकालना है कि इसके कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। तो याद रखना बच्चों, जब भी सम गुणनखंड कहेगा तो जो सम संख्या आपको नजर आएगी इसके गुणनखंड में, उसके घात में 1 नहीं जोड़ना है। याद रखना क्या करना है आपको कि इस संख्या के गुणनखंड में जो सम संख्या नजर आएगी उसमें आपको 1 नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। क्या करना है, 1 नहीं जोड़ना है। बाकी सबकी प्रक्रिया पहले की जैसी होगी। तो यहाँ पे हम 3 में 1 नहीं जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे। तो कितना हो गया, 3 गुणे 1 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो 3 दूना 6 दूनी 12। यानी कि इस सवाल में 280 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे, 12। अब हम लोग ये निकालेंगे कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। देखिएगा बच्चों, कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। तो याद रखिएगा, विषम गुणनखंड निकालने का 2 तरीका है। एक, आपको सभी गुणनखंडों की संख्या पता है कितना है, 16 है, और सम गुणनखंडों की संख्या पता है कितना है, 12 है। तो आप 16 में से 12 घटा देंगे, कितना बचेगा, 4। इसका मतलब कि जो बाकी के 4 बचे हैं वो हमारे कैसे गुणनखंड है, विषम गुणनखंड है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सम गुणनखंड सभी गुणनखंड उस सवाल में नहीं पूछा गया है, आप सीधा निकालना चाहते हो कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम सम संख्या को छोड़ देंगे। यानी सम संख्या के घात को कंसिडर नहीं करेंगे, हम केवल विषम संख्या के घात को कंसिडर करेंगे। यानी कि विषम संख्या 5 और 7 है, 5 का घात 1 है तो हमने उसमें 1 जोड़ दिया, 7 का घात 1 है तो हमने उसमें 1 जोड़ दिया, यानी 2 गुणे 2 ये कितना हो गया आपका, 4। यानी इस तरीके से विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4। सम गुणनखंडों की कितनी संख्या हो गई, 12, और कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 16। तो इस तरह से साथियों, अगर किसी सवाल में अगर पूछता है कि संख्या के सभी गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब देखिएगा आगे एक और उदाहरण के द्वारा इसको और क्लियर करते हैं। देखिएगा हम अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, 240 240। तो चलिए देखते हैं 240 का सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 60 जा 20, 2 30 जा 60, 2 15 जा 30। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2 का गुणा 4 बार है तो 2 पे घात 4 गुणे 3 का घात 1 और 5 का घात 1। तो सभी गुणनखंडों की संख्या अगर आपको निकालनी है, सभी गुणनखंडों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो क्या होगा, 4 में 1 जोड़ दिया, 2 का घात 4 है तो 4 में 1 जोड़ दिया, 3 का घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिया, 5 का घात 1 है तो 1 में 1 हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, जो इसका बेसिक मेथड है, ठीक है ना। अभी क्या करना है, इसका 4 में 1 जोड़ेंगे, 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूना 10 दूना 20। यानी कि इसके कुल कितने गुणनखंड हैं, सभी गुणनखंड कितने हैं, इसमें 20 हैं। अब आपको निकालना है कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। देखिएगा सम गुणनखंडों की संख्या,
सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो मैंने क्या बोला कि जो सम संख्या होगा उसके घात में आपको एक नहीं जोड़ना है, केवल विषम पदों वाले के घात में एक जोड़ करके हम गुणा करेंगे। यानी कि सम पद आपका 2 है, यानी 4 में कुछ जोड़ना नहीं है आपको। 3 का घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिया, 5 का घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिया। आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि विषम पद का घात क्या हमेशा 1 आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है, संख्या बदलेगी तो विषम का घात 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो उस स्थिति में भी हम एक ही जोड़ेंगे उसमें, ठीक है ना। तो 4 गुणे 2 गुणे 2, तो 4 दूनी 8, दूना कितना हो गया? 16। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके आगे अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। मतलब कि अगर कोई संख्या है, हमने उसका गुणनखंड कर दिया तो उसके जितने भी गुणनखंड होंगे अगर उन सभी पदों को हम जोड़ेंगे तो उसका योगफल क्या होगा। वैसे तो आप गुणनखंड ज्ञात करके आप अलग अलग जोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको अपने तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा हम किस तरह से सवालों को लगाएंगे। मान लिया हमने 360 का गुणनखंड करना है और इसके जितने भी गुणनखंड हैं सभी को क्या करना है? जोड़ना है। तो तरीका क्या होगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप 360 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 9 18, 2 45 या 90, 3 15 या 45, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो 360 का गुणनखंड क्या होगा? 2 का 3 बार गुणा है, 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 1। तो अब इसका अगर हमको सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा, सभी गुणनखंडों का योगफल बराबर, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। यहाँ पर 2 पे घात 3 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 पे घात 0 धन 2 पे घात 1 धन 2 पे घात 2 धन 2 पे घात 3। मतलब कि हम 0 से प्रारंभ करेंगे और 3 तक के घात 2 के ऊपर लगाएंगे और सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। याद रखना, कहाँ से प्रारंभ करेंगे? 0 से प्रारंभ करेंगे और जितना घात रहेगा उतने घातों तक बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और उन सभी पदों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर क्या है? 3 पे घात 2 है तो हमने लगाया 3 पे घात 0 धन 3 पे घात 1 धन 3 पे घात 2। कहाँ से शुरू किया हमने? 0 से प्रारंभ किया, फिर 1 और कहाँ तक पहुँचे? 2 तक पहुँचे। यहाँ पर 5 पे घात 1 है, यानी 5 पे घात 0 धन 5 पे घात 1। अब हम इसको सरल करेंगे, सरल करने पे जो भी मान हमको मिलेगा यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर 2 पे घात 0 का मान कितना हो गया? 1, 2 पे घात 1 का मान 2, 2 पे घात 2 का मान 4, 2 पे घात 3 का मान 8, यहाँ मान 1 3 और 3 3 कितना हो जाएगा? 9, फिर 1 धन कितना हो गया? 5। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिएगा 2 1 3, 4 3 7 और 8 7 कितना हो जाएगा? 15 गुणे 9 3 12 और 1 कितना हो गया? 13, 5 कितना हो गया? 6, 15 छके 90 गुणे 13, 13 9 117, यानी इसका मान हो जाएगा 1117। तो कैसा तरीका रहा हमने देखिएगा। फिर से हमने क्या किया? सबसे पहले 360 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया और उसको जो अपना जनरल मेथड है, जो जनरल तरीका है लिखने का, उस तरीके से हमने इसको लिखा। अब गुणनखंडों का योगफल अगर निकालना है तो हम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 के घात को 3 तक बढ़ाते हुए लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे। उसी तरह से 3 के साथ उसी की तरह से 5 को लिखेंगे। लिखने के बाद याद रखना है कि ये जो पद हमको मिल रहे हैं इन सभी पदों का हमको आपस में गुणा करना है, जोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो सवाल हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। और इस तरह से सभी पदों का योगफल हमारा क्या आ गया? 1170। अब देखिए ध्यान से, अगर हमसे केवल इसी सवाल में ये कहता कि आप केवल इसके सब गुणनखंडों का योगफल निकालिए, क्या कहता आपसे? आपसे ये कहता कि आप इसके सम गुणनखंडों का योगफल निकालिए। देखिएगा कैसे करते? सभी सम गुणनखंडों का योगफल बराबर। तो अभी हमने देखिएगा जब हमने कुल गुणनखंडों का योगफल निकाला तो हमने प्रारंभ कहाँ से किया था? सभी पदों को 0 से प्रारंभ किया था। लेकिन याद रखना है कि अगर हमको सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो सम पद के घात को हम 0 से प्रारंभ नहीं करेंगे,
बल्कि 1 से प्रारंभ करेंगे। याद रखना है, 0 से प्रारंभ नहीं करेंगे। और कहाँ से प्रारंभ करेंगे? 1 से। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से 2 पे घात 1 धन 2 पे घात 2 धन 2 पे घात 3। बाकी को एज यूजुअल लिखेंगे जिस तरह से हम लिखते चले आ रहे हैं। यहाँ पे होगा 3 पे घात 0 3 पे घात 1 3 पे घात 2 5 पे घात 0 धन 5 पे घात 1। तो ये कितना होगा आपका 2 4 8। यहाँ पे 3 पे घात 0 का मान 1 हो जाएगा। 3 और 3 तरीके कितना हो गया 9 और 1 धन कितना हो गया 5। तो 8 4 12 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 गुणे 9 3 12 और 1 कितना हो गया 13 5 1 6। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए 14 गुणे 13 6 कितना हो जाएगा 13 6 78। 13 6 78। फिर आप गुणा कर दीजिए 14 8 112 का 2 हाथ में 11 और 14 7 98 और 11 कितना होगा 1092। यानी इसका मान हो जाएगा 1092। यानी कि इसके सभी समगुणनखंडों का योगफल कितना आ गया 1092। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, समगुणनखंडों का योगफल हमने इस तरह से निकाला, तो अब इसका विषम गुणनखंडों का योगफल कैसे निकलेगा? देखिए ध्यान से, विषम गुणनखंडों का योगफल बराबर। तो इसके विषम गुणनखंडों का योगफल निकालने का तरीका क्या है? सम गुणनखंडों का हमको निकालना था तो हमने 2 को शामिल किया था, लेकिन हमने उसके घात को 0 से प्रारंभ न करके 1 से प्रारंभ किया था। लेकिन अगर आपको विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो आप विषम गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए सम पद को शामिल ही नहीं करेंगे। ठीक है ना? क्या करें हम? क्या मैंने सम पद को हमको शामिल ही नहीं करना है, यानी कि केवल विषम पद आएगा। तो देखिएगा 3 पे घात 2 है, 3 पे घात 0 3 पे घात 1 3 पे घात 2 गुणे, और यहाँ पे आ गया 5 पे घात 0 धन 5 पे घात 1। तो 1 धन 3 धन 9 और गुणे 1 धन कितना हो गया 5। 9 3 12 और 1 कितना हो गया 13 5 1 6 13 6 कितना हो गया 78। ये हमारा क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है संख्या पद्धति का ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, और निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा संख्या पद्धति का जो मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो हमारा कवर हो जाता है। इसके बाद से अगले वीडियो में जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा अनुपात और समानुपात, उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा और उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। और फिर से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।